सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। भाई ठंड तो आने लगी आकांक्षा हर जगह, है ना? स्टूडियो में लगता है कुछ ज्यादा ही है। स्टूडियो में तो 12 मौसम की ठंड है और बाकी जगहों पर भी अब वो स्टूडियो वाला एहसास होने लगा है, उनको ये कह सकते हैं हम। और आज जो बातें हम करने वाले हैं, जो चीजें हम लाने वाले हैं, वो कौन कौन से विषय हैं ये बता देते हैं हमारे सभी साथियों को। तो आज हम वो दिन याद करो जो कि खास तौर से हमारे श्रोताओं के लिए होता है। पिकनिक के बारे में याद कीजिए, पिकनिक से जुड़ी अपनी यादें याद कीजिए, कौन कौन सी यादें की थी, क्या हुआ था, कहीं कुछ भूल गए थे, कहीं कुछ परेशानी हुई थी या कहीं मजा आ गया था बहुत ज्यादा। भाई जब पिकनिक का नाम आता है ना नेहा, तो जैसे ही ये तय होता है कि पिकनिक के लिए चलना है, तो मन में कई तरह की तैयारियां मन से ही शुरू हो जाती हैं। कि कैसे चलेंगे, कौन कौन चलेगा, कहाँ चलेंगे, किस तरह चलेंगे और क्या क्या चीजें लेकर जाएंगे और वहां जाके क्या क्या करेंगे। तो जैसा कि तुमने कहा, श्रोताओं से पूछ लेते हैं कि कई खट्टी मीठी यादें पिकनिक से जुड़ी होती हैं। कुछ खट्टी होती हैं, कुछ मीठी होती हैं। तो अपनी यादें हमारे साथ बांटें। साथ ही साथ जब पिकनिक की बात हो ही रही है तो थोड़ा आगे बढ़कर चलो भरतपुर की सैर कर ली जाए आज। हाँ, भरतपुर की सैर करने हम जाएंगे। और अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह है, तो हम अपने सभी श्रोताओं से ये भी पूछना चाहते हैं कि उनके जो क्षेत्र है, जो जहाँ वो रहते हैं, वहाँ कौन सा हस्तशिल्प बहुत ही प्रसिद्ध है जी। किस तरह की, मान लीजिए साड़ी, कपड़े भी होते हैं कई, और अलग अलग तरह की चीजें बनती है। तो अपने आसपास की जो चीजें हैं जो बहुत खास हैं, उनके बारे में हमें बताइए, तो हम कार्यक्रम में उसको शामिल करेंगे, हमारा भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा। हम मना रहे हैं अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह, और साथ ही साथ हम मना रहे हैं आज सार्क दिवस। इस बारे में थोड़ी जानकारी साझा की जाएगी जी। और सेना सेवा कोर दिवस भी आज है, तो इस पर बातें हम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगर देखो आकांक्षा, सार्क दिवस की अगर हम बात करें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि SAARC, सार्क के जैसे सार्क कहा जाता है इसे, साउथ इंडियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हिंदी में इसे दक्षेश कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को ढाका में, और सार्क चार्टर पे हस्ताक्षर के बाद ये स्थापना की गई थी। और मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के देश ही इसके सदस्य हैं। और इन सदस्य देशों में शामिल हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश। और इस संगठन का जो उद्देश्य है वो ये कि दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना। और इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि इस क्षेत्र में लोगों के कल्याण को बढ़ावा दें और सामाजिक प्रगति और आर्थिक विकास के माध्यम से उनके जीवन में किस तरह से सुधार हो, सामूहिक रूप से ये काम हो, सब आपस में मिलजुल कर किस तरह से रहें। और ये सारी इनकी अलग अलग कॉन्फ्रेंस होती है, आपस में मिलते हैं ये देश अलग अलग समय में, और अलग अलग समय में इनके जो मुखिया हैं उनका चुनाव होता है। जिस तरह से अल्फाबेटिकल यानी कि जिस तरह से अंक जो ABC के तरह से जिस तरह से जिस क्रम में नाम आते हैं देश के, उस क्रम के हिसाब से अलग अलग इनका चुनाव होता है जी। और साथ ही साथ नेहा, आज हम मना रहे हैं सेना सेवा कोर दिवस जी, जो कि एक बहुत खास दिन है हमारे लिए और गर्व का दिन भी है, क्योंकि ये वर्ष 1950 से ये दिन मनाया जाता है 8 दिसंबर को हमेशा। और सेना सेवा कोर की अगर हम बात करें तो सेना की एक ऐसी टुकड़ी है जो सबसे पुरानी है जी। 1760 में बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इसकी स्थापना हुई थी, और बाद में समय समय पर इसके नाम और सेवाएं बदलते रहे। साल 1901 में इसका नाम बदलकर आपूर्ति और परिवहन कोर किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये ब्रिटिश भारतीय सेना का एक स्थायी घटक रहा, ये कोर जो था जी। उसी तरह साल 1923 में इस इकाई का नाम भारतीय सेना सेवा कोर कर दिया गया। और जी हम देखिए इतने सारे नाम बदल गए, और ये जब सेना की बात होती है ना तो एक अलग उत्साह रहता है जी। तो 1935 में इसके नाम के साथ एक उपसर्ग जोड़ा गया, रॉयल, और इसे कहा जाने लगा रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस कॉर्प्स। भारत को आजादी मिलने के बाद इस कोर का और विस्तार हुआ, विभिन्न विभाग भी इसमें जोड़े गए, और आखिरकार साल 1950 में 8 दिसंबर को इसका नाम एक बार फिर बदला गया और इसका नाम रखा गया भारतीय सेना सेवा कोर। और वो दिन है और आज का दिन है। अब तक ये मनाया जाता है 8 दिसंबर की तारीख को सेना सेवा कोर दिवस के रूप में हम मनाते हैं।
बिल्कुल, जब हमारी जो सेना है सीमा पर डटी होती है या युद्ध की स्थिति हो, तो ऐसे समय में भारतीय सेना सेवा कोर के जो जवान हैं बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो इस तरह की मुख्य रूप से ये राशन, ताज़ा और जो सूखी खाद्य वस्तुएं होती हैं, इसके साथ ही ईंधन है, तेल है, साफ सफाई के कई साधन हैं, साथ ही साथ रसायन है, कई तरह के जो रसायन होते हैं ना जो साफ सफाई में इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब जो अति आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनकी आपूर्ति करता है ये कोर। और साथ ही सेना, वायुसेना के लिए अस्पताल, आराम की वस्तुएं और नौसेना के लिए आवश्यक आपूर्ति खरीदना और उन तक पहुंचाना समय समय पर, ये इसका मुख्य कार्य है। बिल्कुल, और यहाँ तक कि पहली पंक्ति के जो लड़ाकू विमान और यांत्रिक परिवहन होते हैं उनको छोड़कर अन्य परिवहनों का संचालन भी ये करते हैं। पशुओं की देखभाल करते हैं, जो सेना में पशु शामिल होते हैं उनका परिवहन जो करना होता है, ये सारी जिम्मेदारी वो निभाते हैं। और इसके अलावा गोला बारूद पहुंचाना और रख रखाव के क्षेत्रों का ध्यान रखना, साथ ही सामान की आपूर्ति और पैकिंग, विमान में सामान चढ़ाना उतारना, ये इस कोर के महत्वपूर्ण कार्य हैं। बिल्कुल, और यहाँ तक कि कई क्षेत्रों में कोर को आगे के डाक का भी काम संभालना होता है। जहाँ डाक नहीं पहुंच पाती वहां वो डाक लेकर जाते हैं, सैनिकों की चिट्ठियां वगैरह। और कहा जा सकता है कि कोर के जो जवान हैं पूरी तरह से मदद और सेवा के कार्यों में जुटे रहते हैं ताकि अन्य काम सुचारू रूप से चलता रहे। यानी हमें कई बार हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता और हमारे जो साथी सहायक होते हैं वो उन चीज़ों की आपूर्ति करते हैं। तो इस तरह सेना के व्यक्तियों के लिए जो ज़रूरी सामान है वो ये पहुंचाते रहते हैं और वो अपना काम करते रहते हैं। बिल्कुल, बेहद ज़रूरी महत्वपूर्ण भूमिका है इस कोर की। तो जब देश की बात होती है आकांक्षा, तो घूमने की कितनी सारी जगह है यहाँ जब हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं, अलग अलग तरह की चीजें देख सकते हैं। भाई नेहा, हमारा जो देश भारत देश है ना, वो प्राकृतिक रूप से और पर्यटन के रूप से बेहद समृद्ध है। और ऐसा कोई भी कोना नहीं है देश का जहाँ देखने लायक कुछ ना हो। बिल्कुल, तभी तो हम ये जब सोचते हैं कि कहाँ घूमने जाना चाहिए हर गुरुवार को जब हम ये बात सोचते हैं तो नई नई जगहें निकलती जाती हैं और ऐसा लगता है कि भाई यहाँ तो हम देखे ही नहीं, यहाँ तो हम गए ही नहीं, और एक लिस्ट वो भी बनती जाती कि कहाँ कहाँ जाना चाहिए हमें। हाँ तो आज हम चल रहे हैं भरतपुर। कहते हैं कि राजस्थान का पूर्वी द्वार इसे कहा जाता है। भरतपुर देश के 3 प्रमुख पर्यटन स्थलों के ये त्रिकोण पर स्थित है। दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर, आगरा से लगभग 60 किलोमीटर और जयपुर से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ऐसी जगह पे होने के कारण यहाँ पहुंचना भी आसान है। हवाई मार्ग की बात करें तो सीधे कोई एयरपोर्ट नहीं है यहाँ पहुंचने के लिए, बल्कि इन 3 शहरों से होकर यहाँ पे आया जा सकता है। बिल्कुल, और अगर सड़क मार्ग की बात करें आकांक्षा, तो मथुरा से तो 1 घंटे की दूरी पर है और दिल्ली, आगरा, जयपुर से भी दूर नहीं है। और रेल मार्ग से आना हो तो इन्हीं शहरों से कई ट्रेन मिल जाएंगी। दिल्ली, आगरा, दिल्ली, मुंबई रेल मार्ग से जब हम आए तो आसानी से यहाँ पहुंच सकते हैं, क्योंकि दिल्ली से भरतपुर के लिए तकरीबन 50 ट्रेनें हैं, जिनमें से कुछ जयपुर और आगरा से भी जुड़ती हैं। तो हम आ सकते हैं, आना जाना हमारे लिए आसान रहेगा यहाँ। भाई जब चलना ही है तो ये भी बता दें कि यहाँ जाने का समय भी बस चल ही रहा है, यानी अक्टूबर से मार्च के बीच का समय यहाँ जाने के लिए उपयुक्त है। इसकी एक खास वजह भी है नेहा। अच्छा, यही वो समय होता है जब यहाँ प्रवासी पक्षियों को आप देख सकते हैं। फरवरी से प्रवासी पक्षी जो हैं वो लौटने लगते हैं और अगले 4 महीनों तक वो नजर नहीं आते। बस इन्हीं 4 महीनों में जरा गर्मी भी पड़ने लगती है और राजस्थान की गर्मी घूमने के लिए उतनी अच्छी तो नहीं, बिल्कुल नहीं मानी जाती। और पंछियों की बात इसलिए हुई क्योंकि भरतपुर में स्थित मशहूर भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, जिसे हम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल, और इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की मान्यता दी साल 1985 में, और ये स्थान धरती पर पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। यहाँ कई प्रवासी पक्षी जैसे हॉक्स, बतख, गरुड़, सारस, हवा सील यानी कि पेलिकन, खंजन, शंकु, हंस, वार्बलर, बेनिंग्स, फ्लाई कैचर, स्टिंट्स, व्हीटर, लार्क्स और पाइपिट्स आदि देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, यही समय होता है जब आप कई तरह के जो प्रवासी पक्षी बाहर से जो दूसरे देशों से उड़ के आते हैं। एक तरह से पक्षियों का मेला सा लगा रहता है। वहीं हम साइबेरिया, अफगानिस्तान और मध्य एशिया से आने वाले पक्षियों की भी कई अनोखी नस्लें यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल, और पक्षी ही नहीं आकांक्षा, पक्षियों के साथ साथ दूसरे जीवों से भी हम मिल सकते हैं, जैसे कि नीलगाय, चित्तीदार हिरण,
पानी के सांप, बिल्लियां, कछुए, पाइथन, मोर आदि बहुत सी यहाँ पर पशु पक्षी पाए जाते हैं। और पक्षियों की अगर प्रजातियों की बात करें तो लगभग 364 प्रजातियां यहाँ पर है, जबकि पेड़ पौधों की भी अच्छी प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। तो अगर पौधों की, फूलों की अगर बात करें तो लगभग 369 के करीब प्रजातियां हम यहाँ जाकर देख सकते हैं। और जो मछलियों की करीब 50 प्रजाति, सांपों की लगभग 13 और छिपकलियों की भी 5 प्रजाति और 7 उभयचर, लगभग 7 तरह के कछुए और साथ ही साथ और भी कई तरह के जीव जंतु देख सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर आपने भरतपुर में अपना समय बिताया, भरतपुर अभ्यारण्य में, तो आपका पूरा दिन बेहतरीन होने वाला है। बिल्कुल। हमारे एक श्रोता भी कह रहे हैं कि भरतपुर बहुत ही सुंदर जगह है, 2 बार मैंने आनंद लिया है, अनेक विदेशी पक्षियों के दर्शन होते हैं, बहुत ही प्यारी जगह है और बहुत ही ठंडी। तो ये भी सोचने की बात है आकांक्षा, अगर कहीं घूमते घूमते पंछियों को देखने के लिए ऊपर मुंह करके हम चलते गए तो ये भी हो सकता है। जी, तो आगे देखकर चलना बेहद जरूरी है, लेकिन प्राकृतिक नज़ारों का आनंद भी उठाइए। जैसे भरतपुर में कई तरह के जीव, कई तरह के पक्षियों को आप निहार सकते हैं। प्राकृतिक खूबसूरती की अगर बात की जाए नेहा, तो भरतपुर का डीग महल, इसे याद करना बेहद जरूरी है और इसे जल महल भी कहा जाता है। बिल्कुल, भरतपुर से 32 किलोमीटर दूर है। ये झील के किनारे बना हुआ महल है और अपने रंगीन फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। शासकों की ये ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, गर्मियां बिताते थे यहाँ। वैसे डीग का किला भी बेहद मशहूर है। 18 बुर्ज बनवाकर इसका निर्माण हुआ था और चारों ओर से इसे खाई से घेर कर पानी से भरवाया गया था। 1730 में बना ये किला अभी अवशेष रूप में है। यहाँ का एकमात्र पश्चिमी द्वार जो है वो अभी प्रवेश के लिए उपलब्ध होता है। बिल्कुल, और अगर हम भरतपुर गए हैं और लोहागढ़ किला ना देखें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इस किले ने अब तक लाखों वार सहे हैं, लेकिन लोहे की तरह वो डटा रहा है। 1730 में ये किला बना। वास्तुकला का चमत्कार इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इस किले के चारों तरफ नहर है, जिससे किले की दीवारें नरम रहती थी और जो भी हमला किया जाता वो बेकार रह जाता। तोप तक का इस पर असर नहीं होता था और इसकी दीवारों पर जब तोप दागी जाती तो किले की दीवारों में धंस जाती थी वो। मतलब अपने नाम को सार्थक करता हुआ ये किला। और यहाँ पहुंचना वैसे भी कठिन हो सकता था, क्योंकि नहरों में जो थे नेहा, जो नहर खोदी गई थी उसमें जहरीले खतरनाक जीव होते थे और सपाट दीवारों पर चढ़ना आसान नहीं होता। तो लगभग 289 साल पुराने इस किले में जाकर आप घूम सकते हैं। इसके अलावा किशोरी महल है, बांके बिहारी मंदिर और जवाहर बुर्ज। इस किले का कुछ भाग जो है वो अब संग्रहालय के रूप में परिवर्तित हो चुका है। बिल्कुल, और इसी किले के पास है गंगा मंदिर, जो कि देवी गंगा को समर्पित है। राजपुताना, दक्षिण और मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन मिश्रण है ये। तो भरतपुर जब भी जाएं तो ये मंदिर भी जरूर देखकर आएं। और इसके अलावा शहर के बीच 2 लक्ष्मण मंदिर भी है। पहला तो लगभग 4 शताब्दी पुराना है और दूसरा लगभग 300 साल पुराना है। दोनों ही अपने आप में एक अलग ही तरह की आभा प्रकट करते हैं। और इसके अलावा आप कुम्हेर का किला, बयाना का किला, वैर का किला, बरैठा बांध, साथ ही किशन महल है, इन जगहों पर भी जा सकते हैं। भरतपुर आपको अपने प्राकृतिक और कलात्मक और ऐतिहासिक रूप से जरूर मोह लेगा। और नेहा, ये भी कहना जरूरी है कि जब भी आप ऐसी किसी जगह पर जाएं जो सांस्कृतिक रूप से या प्राकृतिक रूप से भव्य है, समृद्ध है, तो इस बात का ख्याल जरूर रखें कि आप जहां भी घूमने जा रहे हैं वो जगह आपकी जिम्मेदारी है, न उसे खराब करें। अगर किसी ऐतिहासिक स्थल को आप देखने जा रहे हैं या प्राकृतिक स्थल पे जा रहे हैं तो कोशिश क्या करनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन जगहों को, ये जिस रूप में आप उन्हें देख रहे हैं उसी रूप में रहें। बिल्कुल, न कि वहां जाकर पूरी तरह से पिकनिक का आनंद उठाते हुए आप पीछे कुछ गंदगी छोड़ते हुए आएं। बिल्कुल, या ऐतिहासिक जगहों पर कई बार हमने देखा भी है कि कुछ कुरेदा रहता है। तो ये जो ऐतिहासिक जगहें हैं ये हमारे देश की धरोहर हैं। बिल्कुल, इसे बचाना, संवारे रखना हमारा ही काम है। और वही बात है आकांक्षा, और इस तरह से इस धरोहर में जब जाते हैं तो वहां से यादें लेकर आइए, वहां कुछ छोड़कर मत आइए कि आपको देख के लोग इस तरह से याद करें। तो इसी तरह से कुछ अच्छे अच्छे गीत गाने का मन करता है जब घूमने जाते हैं, तो बहुत सारी बातें करते हैं आपस में, और बहुत सारा अपना यात्रा जब हम करते हैं आकांक्षा तो अलग अलग रूप देखने मिलता है हम लोगों को, लोगों का। बिल्कुल, लोगों का भी और जगहों का भी।
बहुत सी बातें जब हम करते हैं तो उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि भाई हम जब जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि भाई ये तो घर में बस बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं, लेकिन अचानक से लगता है जब नए लोगों से मिलते हैं तो बच्चे अचानक से उनसे बातें करने लगते हैं, कभी कुछ जानकारी इकट्ठा करके आते हैं, फिर हमें बताते हैं दौड़ दौड़ कर आके, या फिर अलग अलग पशु पक्षियों को जब वो देखते हैं तो अलग तरह से वो हो जाते हैं। बिल्कुल नेहा, तो ये कहा भी जाता है कि अगर व्यक्तित्व में निखार लाना है तो बाहर घूमना फिरना यानी ट्रैवलिंग बेहद जरूरी है। आप जितनी जगह को आप देखेंगे उस जगह के बारे में जानेंगे, उस जगह की संस्कृति के बारे में जानेंगे, वहाँ के लोगों के रहने खाने और कहते हैं ना उनकी क्या दिनचर्या है उस बारे में जानेंगे, तो कहीं ना कहीं सोच थोड़ी सी बढ़ती है। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहीं जाते हैं, वहाँ कोई चीज़ें देखते हैं या कुछ खाने की चीज़ें अगर हम देखते हैं तो वो किस तरह से बनी है, ये तो खास तौर पर महिलाएं हमारी जो सखियां हैं वो पूछ के भी आ जाती हैं, फिर अपने घर में वो चीज़ें बनने लगती हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हम वहाँ से कुछ चीज़ें लेकर आते हैं जो हमारे पास सालों साल रखी रहती है और हमें ऐसा लगता है कि ये हम वहाँ गए थे, और उसको देखते साथ ही हमें रोज याद आता है क्योंकि हम सजा कर रखते हैं और रोज याद आता है कि भाई ये हम जब वहाँ गए थे वहां से हम लेके आए थे। बिल्कुल, और ये बेहद जरूरी बात है नेहा। हम तो यही कहेंगे कि अगर आप जिस नई जगह पर जाएं तो कोशिश करें कि वहाँ की एक खास वस्तु, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वहाँ के हस्तकला हो या कोई पेंटिंग हो, उस रूप में उसको अपने साथ जरूर लाएं। बिल्कुल। और ऐसा करने से होगा क्या कि एक तो उस जगह की याद बनी रहेगी, साथ ही साथ उस जगह की जो कला है उसको और जो कारीगर होते हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। और वो भी उनकी चीजें हम लेकर आएंगे, हमें तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। वो चीज़ें हमेशा बनाते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। वो चीज़ें आप अगर लेते हैं उनसे, और बहुत ज़्यादा मोल भाव भी ना करें, देख लीजिए, एक वाजिब दाम देखकर आप देखिए, क्योंकि कई बार तो बहुत ज़्यादा दाम बढ़ाकर भी बताया जाता है अलग अलग व्यक्ति को देखकर। पर आप एक जो अपने साथ गाइड लेकर गए हैं या किसी गाड़ी में आप जब गए हैं किसी को लेकर, तो वहाँ के जो लोकल ड्राइवर वगैरह होते हैं वो बता सकते हैं कि इसका असली मूल्य क्या हो सकता है। बस उतना देखकर आप उनसे लेकर आइए और उनके चेहरे पर आप मुस्कान देख सकते हैं। तो भाई सखी, क्या कहती हो? अब हम कहीं जाएंगे तो वहां से कुछ हस्तशिल्प की कुछ कलाकृतियां उनसे लेकर आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल लाएंगे नेहा, और ये बात इसलिए भी खास हो जाती है इस समय क्योंकि 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक हम मना रहे हैं अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह, यानी ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट वीक। जी, और भारत सरकार द्वारा देश के समृद्ध हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए ये हर साल मनाया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से भारत सरकार समृद्ध हस्तशिल्प कला को प्रोत्साहित करती है और इसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि देश के नागरिकों को भारतीय हस्तशिल्प के बारे में जागरूक किया जाए। बिल्कुल, देखो ना नेहा, अगर जब हम हस्तशिल्प की बात करते हैं तो ऐसी कारीगरी जो हाथों द्वारा की जाती है, और ये भी इसे भी छुटलाया नहीं जा सकता कि जो कारीगरी हाथ से बनती है उसमें वो मशीनों द्वारा बनी हुई कारीगरी में वो बात नहीं आ सकती। तो हस्तशिल्प के कारीगर मिलना भी आसान नहीं होता, और हस्तशिल्प के कारीगर ज्यादातर हाथ से ही काम करते हैं या फिर जो बहुत सरल औजार जो उनके होते हैं उससे वो चीजें बनाते हैं। अगर हम भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की बात करें तो जो भारतीय हस्तशिल्प है पूरी दुनिया में बेहद प्रसिद्ध रहा है। कई चीज़ें हैं, जैसे हम पुरातन मूर्तियों की बात करें या चाहे लकड़ी से बनी वस्तुओं की बात करें या फिर धातुओं से बनी अलग अलग चीज़ों की बात करें, तो भारतीय हस्तशिल्प जो है वो किसी न किसी रूप में पूरे विश्व में विख्यात रहा है। और भारत में हस्तशिल्प के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा हर साल अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल। और हस्तशिल्प के अंतर्गत क्या क्या आता है अगर हम इसके मोटे तौर पर बात करें तो जैसे टोकरी बनाई जाती है या अलग अलग तरह से मूर्तियां बनाई जाती है, लकड़ी से सुंदर सुंदर आकृति उकेर कर जो एक मास्क बनाए जाते हैं, कई बार मुखौटे बनाए जाते हैं सजाने के लिए, और छोटे छोटे जो बनाते हैं ना, कुछ धातु से बनाते हैं, छोटा हैंडपंप बना हो या छोटी सी मटकी बनी हो, बिल्कुल इस तरह की चीजें। हाँ, काश्तकारी हो या चांदी के तार से किया गया बारीक काम हो, या फिर कठपुतलियां जो बनती हैं, बिल्कुल, वे भी बेहद प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा भाई हाथ से बनी या हाथ करगे से बुनी हुई
साड़ियों का तो कोई जवाब नहीं। साड़ियों का भी कोई जवाब नहीं। जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो जो लाख की चूड़ियां बनती है वो भी हस्तशिल्प का नमूना है और लोग उसे बहुत ही चाव से पहनते हैं। तो इस तरह से बहुत सी चीजें होती है। हमारे साथियों ने भी कुछ बातें लिख भेजी है। जैसे एक साथी लिखते हैं कि बिहार में भागलपुर में सिल्क के कपड़े, गमछे, सूती कपड़े तैयार होते हैं। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी में लाख के सामान, चूड़ियां, सजावटी सामान, मधुबनी पेंटिंग, गया में मधुबनी पेंटिंग और नालंदा में दरी, चादर, ये सारी चीजें बनती हैं। बिल्कुल इसी तरह हाथ से बुने हुए जो कालीन होते हैं वो भी बेहद खूबसूरत होते हैं, चाहे कश्मीर की पश्मीने की शॉल हो या फिर महाराष्ट्र की पैठनी साड़ी हो। सबका अपना अलग ही महत्व है ना। तो हाँ बिल्कुल, हमारे जो एक श्रोता है वो ये भी कह रहे हैं कि पूरे सप्ताह का समारोह पूरे देश के सभी कारीगरों के लिए विशेष समय है, क्योंकि उन्हें पूरी दुनिया में अपने कार्यों को उजागर करने का बहुत बड़ा अवसर मिलता है। इस सप्ताह में ये आयोजित प्रदर्शनी पूरे देश के लाखों समर्पित हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बड़ी उम्मीद और अवसर प्रदान करता है। एक महान कार्यक्रम है ये, जो हस्तशिल्प की वर्षों की परंपरा और संस्कृति को जीवित रखने में मदद कर रहा है। बिल्कुल। तो इसी तरह से हमें एक प्रण लेना चाहिए कि हम जब भी किसी कारीगर को देखते हैं, वो अपनी कला को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, तो उनको ना सिर्फ सराहना करनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि हम उसे लेने के लिए हमारे कह सकते हैं ना बजट देखकर हम काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है तो हम कुछ ना कुछ उनसे जरूर लेकर आएं, ताकि उनका भी प्रोत्साहन हो और वो अपने काम को करने के लिए और जागरूक हो और सोचें कि हाँ हमें करना चाहिए काम। बिल्कुल इसी से जुड़ी एक बात कह रहे हैं कि अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह 8 दिसंबर से 14 दिसंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है। ये देश के सभी राज्यों में लोगों के बीच हस्तशिल्प के बारे में समाज में जागरूकता, सहयोग और इसके महत्व को बढ़ाने के लिए बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इम्फाल में एक बड़ी पारिस्थितिकी शिल्प प्रदर्शनी पब्लिक लाइब्रेरी बीटी सड़क के परिसर में आयोजित की जाती है। वाह, तो ये बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने हमें दी। तो इस जो भी वहां रहते हैं वो जाकर इस प्रदर्शनी को देखें और उसका आनंद लें। और सुई धागे की बात हो रही आकांक्षा, तो हमारे श्रोता ने लिखा है फिर लखनऊ चिकनकारी को ना भूल जाइए आप लोग। बिल्कुल नहीं भूल सकते। साथ ही साथ गुजरात में पाटन शहर के जो पटोला साड़ी होती है या दुपट्टे, वो बहुत मशहूर होते हैं। वैसे कहा जाए तो हर शहर और हर राज्य में कुछ ना कुछ खास तरह के कपड़े बनते हैं जो कि उस शहर के विशेष होते हैं। जैसे आप संबलपुर की साड़ी कह लीजिए, उड़ीसा में आप, या छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कोसा के सिल्क जो आता है वो माना जाता है बहुत। वैसे ही हमारी एक सखी हमसे बांट रही हैं कि हम भी हस्तशिल्प के कारीगर हैं, क्योंकि हम हाथ से सोने के जेवर बनाते हैं और कुंदन की बारीक जड़ाऊ ज्वेलरी बनाते हैं जो पूरे देश और विदेशों तक पहुंचती हैं। भाई बहुत अच्छी बात है, हमारे साथी हमारे साथ जुड़ी हैं और उनके लिए ये सप्ताह पूरी तरह से समर्पित है, हम कह सकते हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि हस्तकला ऐसे कलात्मक कार्य को कहते हैं जो उपयोगी होने के साथ साथ सजाने के काम आता है तथा जिसे मुख्यतः हाथ से या सरल औजारों की सहायता से बनाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक हस्तकला उद्योग होता है तथा हस्तकला उद्योग में भी सर्वाधिक विदेशी मुद्रा हीरे जवाहरात उद्योग से प्राप्त करता है। कागज जैसे पतले पत्थर पर मीनाकारी के लिए बीकानेर के मीनाकार विश्व प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में हाथी दांत का सर्वाधिक कार्य जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में होता है। राजस्थान में लाख पर हस्तशिल्प का कार्य जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर एवं भरतपुर में विशेष रूप से होता है और राजस्थान का यही लाख का चूड़ा मांगलिक कार्यों में पहना जाता है। राजस्थान के बीकानेर में ईरानी एवं फारसी शैली के बने गलीचे विश्व प्रसिद्ध हैं और राजस्थान में और भी बहुत हस्तकला के कार्य किए जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। बिल्कुल। तो हस्तकला की जब बात हो गई है और हस्तकला की चीजें खरीदनी है तो घूमने तो जाना ही पड़ेगा ना भाई। और पिकनिक नहीं जाएंगे, कुछ देखेंगे नहीं तो खरीद के कैसे लाएंगे। बिल्कुल। और जब पिकनिक की बात हो रही है नेहा, तो सामान बांध लिया जाए। बिल्कुल। और चूंकि जगह हमने तय कर ली है कि हमें कहाँ चलना है, तो बस सामान उठाया और परिवार के साथ या दोस्तों के साथ निकल पड़े। और पिकनिक के लिए कितने प्लान बनाए जाते हैं पहले से कि भाई ये लेके जाना है वो, और कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। ये तो वहां भी छूट जाता है आते समय, कई बार कुछ लेना है बोलते आते टाइम ले लेना, लेकिन वो आते वक्त तो कुछ अलग ही माहौल होता है, मन ही अलग होता है, तो कुछ याद नहीं रहता। और जब वहां जाते हैं चटाई बिछा के जब बैठते हैं तो और भी मजा आता है। और अन्य किसी जगह पर अगर हम जाते हैं घूमने के जैसे, जहां हम परिवार के साथ जाकर कुछ खाएं पिएं आराम से रहें,
तो वो एक अलग बात है। हमारी एक सखी ने कहा है नेहा कि जो पिकनिक मनाने परिवार के साथ जाते हैं, उदास चेहरों की खुशियां वहां से लेकर आते हैं। वाह, बिल्कुल सही का बात है भाई। जो हमारी जो रूटीन लाइफ है, यानी जो दैनंदिन जो दिनचर्या है, रोज हम भागते रहते हैं, रोज काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ब्रेक लेना बेहद जरूरी हो जाता है, छोटे या बड़े तौर पर। तो और एक दिन का भी जो ये पिकनिक एक दिन की भी मनाते हैं ना, इसमें भी इतना अच्छा लगता है, उसकी बातें होती रहती है 1 महीने तक, और उसका प्लान तो पहले ही 15 दिन पहले से बनता रहता है। और खुशी जो होती है वो शुरुआत से लेके, पहले तो जाने की खुशी होती है, फिर हम जिस दिन जाते रहते हैं तो वो एक अलग खुशी रहती है कि आज जाने वाले हैं, फिर वहां जाके अलग खुशी हो जाती है कि वहां पहुंच गए हैं, फिर उसके बाद वापस आते टाइम अलग खुशी लेकर आते हैं, और बाद में बहुत दिन तक याद कर करके खुश रहते हैं। बिल्कुल, अगली पिकनिक कब जाएगी ये इसका प्लान बनाते हुए वापस आते हैं। हमारी एक सखी कह रही है कि पिकनिक बचपन की याद दिला जाता है। अपने घर के अहाते में भी पिकनिक हम बचपन में मनाते थे। 1 जनवरी को बिहार में वैसे ही बेहद ठंड रहती है, हम सभी भाई बहन बाहर नहीं जाएंगे तो घर में ही अपने मोहल्ले के दोस्तों के साथ पिकनिक मनाएंगे। हम सभी हम उम्र थे, यानी 8-9 क्लास के विद्यार्थी। किसी को खाना बनाने का इतना आइडिया नहीं था। इस खाना बनाने में हमारी मदद बुआ जी ने की और सिलबट्टे पर मसाला पीसकर प्याज वगैरह काट दिया। मैं और मेरी 2 और सहेली पुलाव दम आलू बनाने में लग गए। हम वहाँ धूप में बैठकर बैडमिंटन भी खेल रहे थे, कुछ खा भी रहे थे। खाना तैयार हो गया। देखने से ही लग रहा था कि पुलाव बिल्कुल गीला होकर खिचड़ी हो गया है। हम लोगों ने केले के पत्ते पर हरी घास पर बैठकर खाना शुरू कर दिया। दांत के नीचे किरकिरा हो रहा था। पता नहीं चल रहा था कि ग्रेवी में इतना किरकिरा कैसे हो गया। जब बुआ जी ने चखा तब बोली कि लगता है इसमें मिट्टी या बालू मिल गया है। किसी तरह हम लोग आलू के टुकड़े और चावल खा पाए। ग्रेवी किसी ने नहीं खाई। हम बार बार करछी को जमीन पर रख दे रहे थे। जमीन वहाँ गीली मिट्टी वाली थी, जिससे उसमें मिट्टी लग जा रही थी। हमने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। हम लोगों ने जिस जोशो खरोश से खाना बनाया, वो खाने के बाद सारा मूड ऑफ हो गया। फिर पैसे लेकर हम लोगों ने गोलगप्पे खाए, तब जाकर हमारा 1 जनवरी का पिकनिक जो था सार्थक हुआ। तो ये कितनी अच्छी याद है, उनकी बचपन की याद अब तक उनको याद है, क्योंकि पिकनिक ऐसी चीज़ है जो कभी भूलते नहीं है। चाहे आप एक बार जाएं या बार बार जाएं, तो हर बार की अलग अलग यादें होती हैं, वो सालों साल याद रहती है। हमारे एक साथी कहते हैं कि कुछ महीनों पहले ही हमने साउथ गुजरात के डांग जिले में स्थित पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महल इको टूरिज्म कैंप साइट पर सपरिवार सुबह से शाम तक पिकनिक पर गए थे। पूर्णा नदी के तट पर बसा ये जंगल स्थल बड़ा ही मंगल और मनभावन है। छोटे छोटे महल जैसे कुटीर बनी है, जहां रात में रुकने की व्यवस्था भी है। तो इनकी पिकनिक की जो व्यवस्था थी वही अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। तो भाई ये पिकनिक इस तरह की तो मनाते रहने चाहिए हम सभी को। और ठंड के मौसम की जब बात हो रही है, देखिए अभी दिसंबर का महीना आते ही तो पिकनिक की बहुत सारी बातें होने लगती कि नए साल में पिकनिक में जाना है, क्या क्या करना है, ये प्लान बनते। जैसे कि हमारी उन सखी का 1 तारीख की हर साल पिकनिक होती है और ठंड भी बहुत रहती है। तो गर्मा गर्म चाय पीते हुए पिकनिक के बारे में हमारे साथी और क्या कह रहे हैं? और बहुत कुछ कह रहे हैं कि रोज रोज वही कमरा, वही डाइनिंग टेबल और वही खाना, इन सब से होने वाली उकताहट को दूर करने का माध्यम है पिकनिक। शहर से दूर किसी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच हरियाली देखते हुए जब आंखें कौतूहल से चमक उठती हैं और मन प्रसन्न होता है, तब हमारे शरीर के पॉजिटिव हार्मोन्स भी गतिशील हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप भूख भी अच्छी लगती है, खाना भी और दिनों से ज्यादा खाया जाता है और पच भी जाता है। इसलिए हर महीने ना सही, हर 2 महीने में 1 बार तो पिकनिक जरूर जाना चाहिए। कम से कम 1 दिन की भरपूर खुशी मिलेगी और आपसी नोकझोंक भी नहीं होगी। भाई हम तो इनकी बात से पूरी तरह सहमत है। और हर 2 महीने में तो क्या 1 महीने में भी जाना चाहिए, हम तो कह रहे हैं। हम तो बहुत दूर ना सही, कहीं आसपास ही सही। वैसे नेहा, जब पिकनिक की बात होती है ना, तो बचपन की जो पिकनिक की जो याद है वो ताजा हो जाती है, जो हम स्कूल में अपने दोस्तों के साथ जाया करते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि माता पिता कह भी देते थे कि नहीं इस बार तुम्हें पिकनिक नहीं भेजेंगे। बड़ी जिद करके रो गा के हम उन्हें मनाते थे। पिकनिक के लिए जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सब पूरी करवाते थे। और जिस दिन पिकनिक जाना होता था उसके 2-3 दिन पहले से हम अपना बैग भर रहे होते थे। और पिकनिक जाने वाले 1 दिन पहले, यानी रात को, तो भाई नींद ही नहीं आती थी। मम्मी से पहले उठ के सुबह 4-4:30 बजे से उठ के हम तैयार होके एकदम सजे धजे बैठे हैं
यूनिफॉर्म में। कुछ ऐसी ही बात हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पिकनिक पर वैसे तो परिवार और साथी मित्रों के साथ अनेक बार गए, लेकिन स्कूल के दिनों के पिकनिक जाने का आनंद ही कुछ और होता है। यही वो मीठे पल होते हैं जो लौटकर कभी नहीं आते और हमारी स्मृतियों में हमेशा जीवित रहते हैं। हमें अपने स्कूल के दिनों में इंदौर से करीब 100 किलोमीटर दूर मांडवगढ़ और धार 2 बार जाने का मौका मिला था, जहां हमने चंपा बावड़ी देखी जो कि जमीन के काफी नीचे थी और हम सीढ़ियों से उतर उतर कर देख रहे थे। तब हमारी शिक्षिका हमें बार बार सावधान कर रही थी कि कहीं संभल के जाना, कहीं फिसल न जाए। खूबसूरत जहाज महल, हिंडोला महल, बाज बहादुर का महल, रानी रूपमती का महल और भी बहुत कुछ था जो याद नहीं आ रहा। इन प्राचीन खंडहर हुए महलों को देखते हुए हम सभी बच्चों को एकत्र करके उनकी कहानियां और महत्व के बारे में भी बताया गया था। आते समय हम धार भी रुके थे, जहां की मशहूर इमली हमने ली, जिसे कबीट भी बोला जाता है और जो गोल और बील के आकार की होती है, ऐसा वो कह रहे हैं। और अभी तक देखिए उन्हें याद है। सही कह रही हैं आप कि बचपन में जब जाते हैं पिकनिक वो आनंद ही कुछ और होता है। परिवार के साथ जाते हैं वो तो एक अलग होता है, लेकिन उस समय हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जब दोस्तों के साथ जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमें खुद करनी होती है, खुद सोचना होता है और बहुत सारे कामों में साथ में लगना पड़ता है हमें साथ में, तो बड़ा आनंद आता है जब दोस्तों के साथ। जब खासकर जब छोटी क्लास में जब हम पिकनिक जाते थे तो उस समय की एक खास याद अब तक जहन में है कि शिक्षक जो थे वो कहते थे जोड़ी बनाकर, यानी एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमें चलना होता था। तो एक बार हुआ यूं कि जहां हम लोग गए थे वहां उस दिन भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। कई स्कूलों के बच्चे और जो लोग होते हैं वो घूमने आए थे जी। तो जब हम कतार बनाकर चल रहे थे तो उसी हमारी कतार के बीच में कोई लोगों का एक हुजूम सा बीच में आ गया और हुआ ये कि जिसके साथ हमने हाथ पकड़ के रखा था उसका हाथ छूटने लगा। तो हमने उसका हाथ इतना कस के पकड़ा कि कहीं वो खो न जाए और जैसे ही वो हुजूम लोगों का हटा, हम उसको खींचते हुए दौड़ते हुए जाकर अपने फिर से ग्रुप में मिल गए। तो याद इसलिए खास है कि अगर उस दिन उनका हाथ छूट गया होता तो थे तो हम लोग छोटे ही, इतने बड़ी भीड़ में खोजना थोड़ी मुश्किल बढ़ जाती। बिल्कुल, बच्चों के साथ पिकनिक जाने में तो एक अलग ही आनंद है और ये आनंद, सावधानी भी जरूरी है। तो गाते गाते चले और पिकनिक रहती है तो पिकनिक का एक अलग ही आनंद है ना आकांक्षा? बिल्कुल नेहा, घूमना फिरना, दोस्तों या परिवार के साथ हुड़दंग मचाना। लेकिन हमारे एक साथी ने लिख भेजा एक बहुत ही अच्छी कविता कि पिकनिक तो एक बहाना है, जाके हुड़दंग मचाना है, कभी हंसना तो कभी सबको गुदगुदाना है, घूमना फिरना मस्ती करना, नए खेल खेलना खिलाना है। पिकनिक तो एक बहाना है, जीवन की भागदौड़ से थोड़ा समय चुराना है, फिर से बचपन जीने का मौका नहीं गंवाना है। पिकनिक तो एक बहाना है, खाना पीना मौज उड़ाना, एक दूजे पे प्यार लुटाना है, नई ऊर्जा लेके आना है, कल से फिर काम पे लग जाना है। पिकनिक तो एक बहाना है। बिल्कुल, और इस तरह का बहाना बीच बीच में करते रहना बेहद जरूरी है ताकि जो मन है वो तरोताजा हो जाए। बिल्कुल, तो इस तरोताजा मन के साथ पिकनिक की बातों से कितना तरोताजा महसूस कर रहे हैं हम और ऐसा लग रहा है कि वो पुरानी बातें याद आ रही है ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, तो उस टाइम जब पिकनिक गए थे तो क्या क्या हुआ था। एक काम करते हैं, पुरानी बातों को याद नहीं करते हैं, यहाँ से निकल के छोटी पिकनिक पे चलते हैं जिस तरह से गरम गरम चाय पी ले, चाय की पिकनिक चलते हैं। प्लान तो बनाया ही जा सकता है। दोस्तों के साथ तो मिल बैठ कर अगर आप चाय भी पीते तो एक छोटी सी पिकनिक तो वो भी हो जाती है। तो अब लेते हैं इजाजत और आप सभी नेहा शर्मा और आकांक्षा सिंह का नमस्कार स्वीकार कीजिए।